हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और ये वीकली करंट अफेयर्स होगा 24 से 31 मई के बीच में। इन 7 दिनों में अगर आपने डेली करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो जितने क्वेश्चंस मैंने वहाँ कराए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर और डेली में ये रहेगा कि डेली हम जो है 20 से 25 मिनट का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको ये सारे पूरे वीक का 6-7 दिन का जो है हाफ एन आवर 30 से 35 मिनट में सारी चीज़ें बता दूंगा। तो एमसीक्यूज़ पर हम फोकस करेंगे और कुछ डिटेलिंग में जाएंगे, और डेली क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बहुत डेप्थ में जाकर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कछुआ दिवस जो है 23 मई को मनाया जाता है। कछुआ यानी टर्टल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। सन 2000 से ये दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस कंपनी ने अपना नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी जारी किया है। तो ये जो कंपनी है उसका नाम है पतंजलि। आपको पता होगा पतंजलि जो है स्वदेशी प्रोडक्ट बनाती है, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। और बाबा रामदेव जो है इस कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। साथ ही इसमें जो है आचार्य बालकृष्णन जो हैं वो इस कंपनी के सीईओ हैं। और पतंजलि जो है भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियों को इन प्रोडक्ट्स में जो आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कॉम्पीट कर रही है। तो उन्होंने क्या किया है, अपना एक ई कॉमर्स साइट लॉन्च कर दिया। तो ऑर्डर मी करके उन्होंने किया है। तो ये आप नेक्स्ट स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये बाबा रामदेव हैं और ये इन्होंने बोला है कि अभी हमें 10,000 ऑर्डर करीब डेली के मिल रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा नंबर है। नेक्स्ट की हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। तो बेसिस पॉइंट का मतलब होता है कि अगर अगर मैं 100 बेसिस पॉइंट की बात करूं तो उसके इक्वल होता है 1%, यानी 1% अगर मैं कम करूंगा तो 100 बेसिस पॉइंट की मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 40 बेसिस पॉइंट से रेट कम किए। इसका मतलब होता है 0.4%। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतनी रेट्स वगैरह कम करता है, एक्चुअली ये मार्केट में लिक्विडिटी यानी तरलता को मैनेज करने के लिए करता है। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम मार्केट में चल रही है। मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत है, लोगों को, बिजनेसमैन को, उन सबको पैसे की ज़रूरत है। तो उस तरलता को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। हालांकि आरबीआई ये सारी चीज़ें जो है मौद्रिक नीति में करता है। मौद्रिक नीति का मतलब है कि मौद्रिक नीति का रिव्यू होता है। और आपको पता होगा मौद्रिक नीति जो है बाई मंथली होती है, और बाई मंथली में भी हर 2 महीने में जो आती है। तो अभी नेक्स्ट वाली 3 से 5 जून के बीच में आएगी। लेकिन कभी कभी आरबीआई क्या करता है, जून से पहले भी हो सकता है कि उसका मिड टर्म रिव्यू कर ले। तो यही आरबीआई ने अभी हाल ही में किया था। और उन्होंने क्या किया है, रेपो, रिवर्स रेपो, सारी रेट्स कम कर दिए। जैसे मैंने बताया कि रेपो रेट्स तो उन्होंने कम करके 4% कर दी, यानी पहले 4.4% थी। अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो 3.35% है। और इसके साथ ही बैंक रेट और एमएसएफ पर भी असर पड़ता है। तो ये जो है 4.25% है, 4.25%। इसी तरीके से आपका सीआरआर जो है वो 3% है। और अगर आप बात करें एसएलआर की तो वो 18% है। तो ये सारी रेट्स मैंने आपको बता दी है, मिड टर्म रिव्यू वगैरह के बारे में बता दिया। एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन सबको डिसाइड करती है, और ये मैंने डिटेल में बताया हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, OTT स्टैंड्स फॉर, OTT का मतलब होता है कि अभी जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह जो ये कर रही है, जैसे आप नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स, आप अमेज़ोन की बात करें तो अमेज़ोन का भी जो है प्राइम वीडियो के नाम से चलता है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी मूवी हो गई, कोई वेब सीरीज़ हो गई, उसको ऑनलाइन रिलीज़ करते हैं। ऑनलाइन रिलीज़ करने में डायरेक्टर, एक्टर का क्या फ़ायदा है कि उनको जो ऑफलाइन पर्दे पे कॉस्टिंग पड़ती है सारे इतने स्क्रीन पर रिलीज़ करने की, एक तो उनको कॉस्ट कम पड़ती है। दूसरा, जो OTT प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं और बहुत पॉपुलर हैं, तो उस ऐप में भी अच्छे अच्छे एक्टर्स या अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स की मूवीज़ आने लग गई हैं। घर बैठे आप देख सकते हैं, घर पर ये सारा ऐप में ही देख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो एक ये कहूँगा मैं कि कंपटीशन भी जो है इनके लिए हो गया है। तो अभी कई सारे मलयालम और जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे एक्टर, डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बोला था कि हम जो है कुछ मूवीज़ को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करेंगे। इसका विरोध भी हुआ है, कंट्रोवर्सी चल रही है एक्चुअली, क्योंकि PVR सिनेमा के जो मालिक हैं उन्होंने एक बड़ा सा लेटर या कहूँगा कि बड़ा सा खत लिखा था कि अगर आप इस तरीके से इन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे मूवीज़ को तो फिर हम ऑफलाइन में नहीं कर पाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो OTT का पूरा नाम है ओवर द टॉप। तो ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट की हम बात करें, यूनिसेफ ने किस कंपनी के साथ मिलकर दूरस्थ शिक्षा का मतलब है कि डिस्टेंस लर्निंग को सब अफ्रीकन क्षेत्र में प्रदान करने का अनुबंध किया है। सब अफ्रीकन क्षेत्र यानी चाड, नाइजीरिया वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है, इधर में इन्होंने बच्चों को क्या किया है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड की जाए। तो यूनिसेफ एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो इस संस्था ने किस कंपनी के साथ में ये टाई अप किया है कि इसके लिए नेटवर्किंग और इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करे वो कंपनी, तो इसके लिए एयरटेल अफ्रीका एक कंपनी है, उन्होंने ये टाई अप किया है। नेक्स्ट की हम बात करें, PMMSY योजना की मंजूरी कैबिनेट ने हाल ही में दे दी है ताकि मछली उत्पादन को बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत कितना निवेश करने की योजना है? तो 20,000 करोड़ का निवेश इसमें किया जाएगा। और ये जो PMSSY है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो भारत का कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है, मछली पालन की संभावनाएं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम मछुआरों को टेक्नोलॉजी थोड़ा प्रोवाइड करें, उनको इंफ्रा में मदद करें, तो ये एक इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छा ग्रूम कर सकती है। और हम जो ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो इसी का ही एक रूप आप बोल सकते हैं कि ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब यही है कि मछली उत्पादन वगैरह इनमें जो है वो मदद की जाए। तो ये चीज़ें इसी के लिए की जा रही है, ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। और 20,000 करोड़ का इसमें बजट है। तो इसमें क्या किया जाएगा, मछुआरों को जैसे डीप सी फिशिंग स्पेसिफिकली उसके लिए जो है ट्रैवलर जो आते हैं, बोट जो आती है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा पैसा मछुआरों से, थोड़ा राज्य सरकार से और थोड़ा केंद्र सरकार देगी। नेक्स्ट है, एक बुक का नाम है, बुक आपके एग्जाम में एक आध आती रहती है, तो हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स का लेखक कौन है? कौन भारतीय लेखक है इसका? तो इसका भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड, इन्होंने ये किताब लिखी है। अपने बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी में जो इन्होंने यात्राएं की है उसका वर्णन इन्होंने किया है इसमें। फिर इनमें में से किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? तो ये जो ओपन स्काई ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, ओपन स्काई ट्रीटी, ये क्या ट्रीटी है? इसमें 34 सदस्य हैं एक्चुअली, और मेनली जो है आप ये समझिए कि यूएसए और रशिया है, और भी कंट्री है लेकिन यूएसए रशिया मेन है। तो ये क्या संधि है कि एयर सर्विलांस की अनुमति ये ट्रीटी देती है। इसमें अगर आपको डाउट है रशिया को कि अमेरिका कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो प्रतिबंधित है, तो ये अमेरिका के स्काई में अपने जहाज ले जाकर वहाँ सर्विलांस कर सकता है, उसको हम एयर सर्विलांस बोलेंगे। और ये जो सर्विलांस के लिए जाएंगे उसके लिए प्री परमिशन की हालांकि ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका भी रशिया में जा सकता है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ही अलग मोड पे है, तो उसमें यूएसए ने बोला है कि हम जो है इसको कैंसिल करेंगे और इससे बाहर आने की घोषणा की। इसी तरीके से अमेरिका ने थोड़े टाइम पहले स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी से भी बाहर आने की घोषणा 2019 में की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में काफ़ी दुनिया में उथल पुथल हो रहा है, ये आप कहूँगा मैं। तो इसका आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य के द्वारा हाल ही में बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग से मिली है? तो ये है छत्तीसगढ़। ये बोधघाट परियोजना जो है इंद्रावती रिवर पर बनेगी, और इंद्रावती रिवर पर इसमें 300 मेगावाट का बिजली प्रोडक्शन भी होगा। तो ये जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टी ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट है, जिसमें बिजली उत्पादन भी होगा, सिंचाई भी होगा। और ये एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, चित्रकूट नाम का जलप्रपात है, जो इस इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात वाटरफॉल, चित्रकूट वाटरफॉल, तो ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, ये नक्शा अगर आपको दिखाऊं तो ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा होगा, एमपी राजस्थान ये है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। थोड़ा इसका कलर एक्स्ट्रा है, डार्क, तो आपको नहीं दिखे तो मैं यहाँ से बता दूं कि ये उड़ीसा से नदी निकलती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर डैम बनेगा जो राउंड राउंड में कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, और यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, तो इंद्रावती उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट की हम बात करें, तालिबान किस देश का विद्रोही और सैन्य संगठन है? तो अफगानिस्तान इसका आंसर है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बताऊंगा इसके बारे में, मैंने करीब 10 मिनट का जो लेक्चर दिया था उस दिन, 24 या 25 तारीख का डेली करंट अफेयर्स देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अभी बस ये समझिएगा कि आतंकवादी संगठन है, और ये जो है मेन स्ट्रीम में आना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं। और यूएसए ने तालिबान के साथ में समझौता किया है शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान में, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान की जो शांति स्थापित करने का दायित्व था वो यूएसए के पास था। यूएसए थक गया है वहाँ से, तो वो बाहर निकलना चाह रहा है, और उन्होंने जिस संगठन के खिलाफ वो लड़ रहे थे उसी से उन्होंने टाइप कर लिया कि भाई शांति रखो। लेकिन तालिबान वहाँ की सरकार, जो कि हामिद करजई, अशरफ गनी और अब्दुल्ला मिलकर चला रहे, अब पहले नहीं थे। तो इनके बीच में क्या है,
इनके बीच में ये भी टाइप हो गया, तो इनके बीच में जो है सुलह नहीं हो पा रहा है तालिबान और गनी सरकार के बीच में, क्योंकि तालिबान अपने लड़ाकों को छोड़ने के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं करना चाह रहे। ये मैप में अफगानिस्तान की आप पोजीशन देखेंगे तो पता लग जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि अफगानिस्तान की बॉर्डर भारत से मिलती है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला मैं लाइन खींच रहा हूँ LOC वाला, ये भारत में शामिल नहीं है। इसका मतलब अफगानिस्तान अभी भारत से कटा हुआ है। अदरवाइज अगर आपका जीके में क्वेश्चन आए तो 104 या 108 किलोमीटर बॉर्डर भारत की अफगानिस्तान से लगती है, और हमें बोलना है ऑप्शन में कि लगती है, क्योंकि इस क्षेत्र को POK को हम हमारा ही मानते हैं। दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर ये बॉर्डर हमारे यहाँ पर लगती तो हम सीधा सेंट्रल एशिया, मिडिल एशिया पहुँच सकते थे यहाँ से, तो कितना ट्रेड को फैसिलिटेट होता। अभी हम जो है यहाँ से ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर बनाकर ईरान के थ्रू जाते हैं। दूसरा, ये बॉर्डर अगर ये POK नहीं होता, हमारे अंडर ही ये क्षेत्र होता, तो पाकिस्तान की बॉर्डर जो है चाइना से नहीं मिलती, और चाइना से नहीं मिलती तो चाइना जो यहाँ से ऐसे ये सड़क जो बना रहा है CPEC, वो भी नहीं बना पाता। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स में। कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ ब्रिटिशों के अंडर में रहे राज्यों या कंट्रियों या देशों का समूह है, जिसमें 54 मेंबर्स है। सबसे नया मेंबर मालदीव है इसमें। ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है, और UK जो है किसको बोला जाता है, ब्रिटेन किसको बोला जाता है, मैंने उस दिन वीडियो में बताया था। ये अलग अलग टेरिटरी है, जैसे ये लंदन, ये इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड के साथ में वेल्स मिल जाएगा तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, फिर ये आपका स्कॉटलैंड मिलेगा तो ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, और फिर ये नॉर्दर्न आइलैंड भी मिल जाएगा तो फिर आपका यूनाइटेड किंगडम वो कहलाता है। इन सब की राजधानी लंदन आती है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये क्या है? ये 57 देशों का है, इसका आंसर तो यही है सिर्फ। लेकिन ये जो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं या मुस्लिम बहुमत वाली कंट्रीज़ हैं, उनका एक समर्थन है, और इसमें 57 देश है। इसका जेद्दा सऊदी अरेबिया में हेडक्वार्टर है। तो अभी इससे रिलेटेड एक हुआ था कि मालदीव ने यहाँ पर हमें हमारे ऊपर जो ब्लेम किया जा रहा था उसको काउंटर किया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनमें में से किस व्यक्ति को विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये आभास कुमार झा है, जिनको ये काम दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, तसाई इंग वेन किस देश की राष्ट्रपति पुनः नियुक्त हुई है? तो ये ताइवान है। ताइवान जो है अमेरिका चाइना का एक पार्ट ही चाइना बोलता है, लेकिन ये ताइवान खुद बोलता है कि हम जो है अलग कंट्री हैं। तो ये इनके यहाँ पर डिस्प्यूट है। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन है, जबकि चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन है। तो ये एक समय में इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हुआ था, तो आधे इधर चले गए इस टापू पर और आधे जो है चाइना में मेनलैंड में रह गए। तो PRC एक कम्युनिस्ट शासन है, जबकि यहाँ पर थोड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपने सैटेलाइट के प्रबंधन और बचाव के लिए अंतरिक्ष इकाई बनाई है? तो ये है जापान, जिसने अपने सैटेलाइट की रक्षा के लिए अलग से स्पेस यूनिट ही बना दी है। नेक्स्ट है, किस देश में विश्व ने सबसे तेज गति का इंटरनेट प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने टेराफ्लाइट्स स्पीड में ये इंटरनेट हासिल किया है। उसने ऑप्टिकल फाइबर में कोई ऐसा स्पेसिफिक डिवाइस बना के उसमें अटैच किया था, उससे इन्होंने हाईएस्ट स्पीड ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की है। किस राज्य ने अपने यहाँ पर माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बोला है कि हम एक माइग्रेशन कमीशन बनाएंगे, और उस माइग्रेशन कमीशन का काम क्या होगा कि जितने भी मजदूर आए हैं, प्रवासी मजदूर या वहाँ पर हैं, उनसे रिलेटेड जॉब जो है उत्तर प्रदेश में ही बनाई जाए। साथ ही साथ अभी उत्तर प्रदेश ने एक और घोषणा की थी कि किसी भी राज्य को अगर UP से मजदूर चाहिए तो उसको सरकार से संपर्क करना पड़ेगा। तो ये डेटाबेस टाइप बनाना चाह रहे हैं। किस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र का मिलिट्री जेंडर अधिवक्ता अवार्ड 2000 किस व्यक्ति को मिला है ये अवार्ड? तो ये सुमन गोस्वामी है। आपने सुना होगा UN पीस कीपर। ये जो फोर्स होती है उसमें भारत की मेजर है, ये भारत की सेना से सुमन गवानी, इनको मिला, और ये पहली महिला है जिनको मिला है ये भारत की तरफ से। नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर है, आपको पता होगा। तो फोर्ब्स के अनुसार इनको माना गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला है। तो आपको बताना है कि ये किस कंट्री से है। तो नाओमी ओसाका थोड़ा नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जापान की है। कार्मेन रेहंट किस संस्था का उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया गया है। और आपको मैं बता दूं, IMF का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं गीता गोपीनाथ, वो भारतीय हैं। गीता गोपीनाथ, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। IMF की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो भारतीय हैं, गीता गोपीनाथ, जबकि ये जो है ये हैं कार्मेन रेहंट वर्ल्ड बैंक की है।
चीन नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस क्षेत्र की स्वायत्ता को कम करने के लिए लेके आ रहा है? तो ये हांगकांग इसका आंसर है। अभी बहुत डिस्प्यूट चल रहा है इस पर, मैंने पूरा करंट अफेयर्स डेली में बताया था। हांगकांग में उन्होंने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाकर वहाँ का जो डेमोक्रेटिक रूल चलता है उस डेमोक्रेटिक रूल को ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ पर चाइना के खिलाफ काफ़ी समय से एक आंदोलन कह सकते हैं या फिर प्रोटेस्ट की आवाज़ वहाँ पर उठ रही थी, तो इन्होंने ये किया है। और आपको मैं बता दूं, हांगकांग जो है 1997 तक ब्रिटेन के पास था और ब्रिटेन ने इसको चाइना को दिया था। ये पूरी कहानी जो है मैंने आपको बता दी थी, आप जो है डेली वीडियो देख लीजिएगा अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो। ये हांगकांग की तस्वीर है, बहुत ही डेवलप्ड है, वहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास का बिजनेस फाइनेंशियल सिटी है, बिजनेस फाइनेंशियल सेंटर है। और ये मैं आपको पोजीशन बता दूं हांगकांग की, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ताइवान है और ये यहाँ पर हांगकांग है, आपको दिख रहा होगा। ये मकाओ भी यहाँ पर है, बहुत फेमस सिटी है चाइना की। और ये हांगकांग जो है ये इतना सा है, यहाँ पर चाइना से अटैच्ड है। तो किस राज्य में हाल ही में दीदी वाहन सुविधा शुरुआत की गई है? तो दीदी वाहन सुविधा जो शुरुआत की गई है वो की गई है मध्य प्रदेश में। तो गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको वाहन की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको अस्पताल ले जाया जा सके। और अस्पताल या हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो इंस्टीट्यूशनल प्रसव होगा, इंस्टीट्यूशनल प्रेगनेंसी वहाँ पर डिलीवरी होगी, उससे क्या होगा कि जो MMR होती है, मदर मोर्टेलिटी रेट, वो कम हो जाएगी। MP में सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। तो एक ये नया इनोवेटिव इनिशिएटिव है। ESA एक टर्म है जिसे हाल ही में हमारे पर्यावरण मंत्री ने पश्चिमी घाट के मुद्दे पर 6 राज्यों के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया था, इसका जिक्र किया था। तो ESA का फुल फॉर्म क्या है, या ESA में E स्टैंड्स फॉर, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया वो एरिया है जो उसको अगर इस तरीके से हम ESA घोषित कर देते हैं तो उसके 10 किलोमीटर का आसपास का एरिया जो है डेवलपमेंट के लिए रुक जाता है। कोई भी काम आप वहाँ पर करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगी। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप में बता देता हूँ, ये जो रेड टाइप दिख रहा है आपको, ये पूरा वेस्टर्न घाट है जो 6 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला और तमिलनाडु। पूरा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, कई सारे रिसोर्सेज है, कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। और इसको बचाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, सबसे पहले गाडगिल कमेटी, उसके बाद में इन्होंने कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई और उन्होंने ये सिफारिशें दी है कि इसको जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए। लेकिन राज्यों से सलाह लेने के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाल ही में की गई थी पर्यावरण मंत्री ने। हाल में भारतीय रेलवे को पहला ये देखिए 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन जो मिला है मेक इन इंडिया तहत। इसमें क्या किया जाएगा कि जितनी भी हमारी मालगाड़ी है वो बहुत ही वजनी होती है, उनको खींचने के लिए, उनको ढोने के लिए ये बहुत ही पावरफुल इंजन है, बहुत ही अपडेटेड इंजन है और इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट भी है, बहुत LED वगैरह उस पर ही लगी हुई है ये। तो ये प्राप्त हुआ है और ये प्राप्त हुआ है मधेपुरा में जो फैक्ट्री है रेलवे की उससे। और रेलवे की फैक्ट्री में पार्टनर है अल्स्टॉम ये कंपनी है। तो आपको बताना कंपनी कहाँ की, इतना ही आंसर यहाँ पर पूछा गया था। तो ये है फ्रांस की कंपनी है। आपको अगर कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे हैवी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब इंजन, तो वो कहाँ कौन सा है, तो ये 12B है, WAG 12B। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा हाल ही में रीस्टार्ट प्रोग्राम उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी आपको पता होगा सारी बातें जो है MSME पर आकर टिक गई हैं। MSME के लिए ही सब लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत की GDP में और रोजगार प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है आंध्र प्रदेश। और आपको मैं ये भी बता दूं कि MSME को हम बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। और इनकी परिभाषा जो है सरकार ने अभी बदल दी है। परिभाषा क्या कर दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 क्राइटेरिया रख दिए हैं। एक क्राइटेरिया रखा है इन्वेस्टमेंट का, एक क्राइटेरिया रखा है टर्नओवर का। और ये पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया हुआ करता था। अगर किसी में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो कहलाएगा माइक्रो, अगर 1 से 10 करोड़ का है तो स्मॉल, 10 से 20 करोड़ का है तो मीडियम। ये हुआ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया, यानी उसमें फर्नीचर, फिक्सर, ये सारी चीज़ें कितने की है। फिर अगर हम बात करें टर्नओवर की, तो यहाँ पर मैं टर्नओवर के लिए लिख रहा हूँ, ये है 5 करोड़, 5 से है आपका 50 करोड़ और 50 करोड़ से है 100 करोड़। अगर ऐसा है तो आपका वो कहलाएगा माइक्रो, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये दोनों क्राइटेरिया एक साथ पूरे करने पड़ेंगे अब, यानी इन्वेस्टमेंट भी इसके बीच में हो 10 से 20 के बीच में और टर्नओवर भी इसके बीच में हो। टर्नओवर आप समझते होंगे, सेल्स को हम टर्नओवर बोलते हैं। हमारे भारत में MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं। और ये आपका बोला गया है कि किस दिन को थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो थायराइड दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 मई को। नेक्स्ट की हम बात करें,
बलवीर सिंह सीनियर, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप में गोल्ड जिताने में, वर्ल्ड कप नहीं ओलंपिक बोलिएगा, आपको पता होगा कि हमारी हॉकी टीम का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में। 8 गोल्ड अभी तक हमने जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। तो ये सारा मेडल हमने 11 मेडल टोटल हॉकी में जीते हैं और 1960 तक हॉकी में हम अनबीटन रहे थे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बलवीर सिंह सीनियर, ये 1928 और 32 और 36 तीनों वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे थे। बाद में कोच भी बने, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके कोच में हमने वर्ल्ड कप भी जीता था हॉकी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विश्व किस देश के द्वारा ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया जा रहा है, तो ग्रैंड रेनेसा डैम इथोपिया के द्वारा बनाया जा रहा है। अब ये क्यों चर्चा में है? तो डैम देखिए आप, साइज़ बहुत बड़ी साइज़ का है, करीब इसमें साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम होगा। नंबर 1, 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। बहुत सारी चीज़ें आप सोचेंगे इतना अच्छा काम जब हो रहा है तो यहाँ पर क्या कंट्रोवर्सी है, तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी आपको मैप के थ्रू समझ आएगी। देखिए क्या है, ये जो मैप है आप ध्यान से देखिएगा, ये रेड सी है जिससे बहुत सारा कमर्शियल आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ से अगर आप इधर जाएंगे तो ये यमन, ओमान आएगा और फिर इधर निकलेंगे तो आप यहाँ पर पाकिस्तान, ईरान होते हुए ये इंडिया पहुँच सकते हैं आप। और ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इसको बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका का सींग है। तो यहाँ पे इथोपिया है, इरिट्रिया है ये, और सोमालिया है नीचे, ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब देखिए ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है जिसको हम नील नदी बोलते हैं, आपको दिख रही होगी। तो ये नील नदी 2 नदियों के संगम से बनती है। एक तो ये टाना, लेक टाना आपको दिख रहा होगा, ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्टेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ये इथोपिया में लेक टाना, और यहाँ से ये नदी निकलती है। देखिए मेरे पेन के साथ साथ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो है, मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पर GRED ग्रेट रेनेसा इथोपियन डैम बन रहा है। और ये अगर यहाँ पर बनेगा तो ये आगे जो सूडान है, ये जो सूडान में पानी जा रहा है वो रुक जाएगा, फिर आगे मिस्र में, इजिप्ट में पानी जा रहा है वो रुक जाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये एक और नदी है यहाँ पर देखिए, साउथ सूडान। ये सूडान और साउथ सूडान दोनों अलग हो गए हैं, पहले एक ही कंट्री थी ये। तो ये वाइट नाइल, या नाइल इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, हिंदी में नील बोलते हैं हम इसको। ये दोनों वाइट और ब्लू, इधर इथोपिया से लेक टाना से ब्लू और इधर से वाइट और ब्लू दोनों मिलती है यहाँ पर। और ये इंपॉर्टेंट है खार्तूम। खार्तूम एक शहर है जो सूडान की राजधानी है। फिर बाद में इजिप्ट जो है, इजिप्ट की राजधानी कायरो इसी नील नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ आगे जाके भूमध्य सागर में नदी गिर जाती है। तो इजिप्ट को बड़ा चक्कर इससे लग रहा है और अभी यही चर्चा में है। नेक्स्ट देखिएगा, कतकारी ट्राइब्स मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये कतकारी ट्राइब्स जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, और महाराष्ट्र का एक ग्रुप है ये, जो अभी क्या कर रहा है, अभी लॉकडाउन में गिलोय वगैरह की ऑनलाइन बिक्री कर रहा है, जिसमें इनको ट्राइफेड भी मदद कर रहा है और इनको प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत, भी इनको सहयोग मिल रहा है। तो एक तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं और दूसरा ऑनलाइन का ये कर रहे हैं। गिलोय वगैरह का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय खाई जाती है, गिलोय का रस पिया जाता है, उसकी टैबलेट्स बनती है, उसका पाउडर बनता है। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है। तो कतकरी ट्राइब्स के बारे में पूछा जाए, यहाँ के एसटी जाति है और इसको PVT भी बोलते हैं हम, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं उनको। इस पिछले वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कतकरी ट्राइब्स की मैं बात कर रहा था, ये रहा। तो इनको भारत में क्या 75 जनजातियाँ ऐसी है जिनको PVTG बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। एक ढेबर आयोग 1975 में हमने बनाया था, और 1975 में इन्होंने अनुशंसा की थी कि कुछ ग्रुप का वैसे बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही अलग रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, घुलते मिलते नहीं है, अपना कोई लिखित भाषा नहीं है, बहुत सारा इनमें दिक्कत रहती है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए थोड़ा आप इनको अलग से डिफाइन कर दीजिए। तो इसीलिए कतकरी ट्राइब चर्चा में है। होप कि आप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीक का जीके है, अगर डेली देखते हैं तो हम धीरे चलते हैं। किस राज्य में हाल में एक नई योजना मेरा पानी मेरी विरासत लॉन्च की गई है? तो दैट इज़ हरियाणा में ये योजना लॉन्च की गई थी, क्योंकि हरियाणा में पैडी क्रॉप्स या धान की खेती बहुत होती है और उसमें पानी वो क्रॉप जो है वाटर इंटेंसिव है, तो पानी बहुत खपत होती है। तो हरियाणा सरकार ने बोला कि हम इस पानी की जो ज़्यादा खपत होती है उसकी 50% खेती का पोर्शन बदल देते हैं, मक्का बो देते हैं, ज्वार बो देते हैं, दलहन बो देते हैं। तो ये सारी खेती हम करते हैं, इसके लिए उनको 7,000 रुपये पर हेक्टेयर किसानों को हेल्प भी दी जाएगी। तो ये एक योजना इन्होंने की है। अभी किस संस्था के द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्विन के चिकित्सकीय प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है WHO ने बोला है कि ये दवा कोई काम की नहीं है, और लेकिन भारत का एम्स और भारत का ICMR बोल रहा है कि नहीं, ये लेते रहिए दवा। डॉक्टरों को भी बोला है उन्होंने, और इस पर परीक्षण चल रहा है। लेकिन WHO ने, आपको पता ही होगा, WHO तो चाइना की कठपुतली टाइप हो गया आजकल। नेक्स्ट, किस संगठन ने कम वजनी सांस लेने के लिए PPE किट, PPE का मतलब होता है जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर होता है,
या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है डॉक्टर्स पहनते हैं, दूसरे लोग पहनते हैं जो कोरोना के या दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं इक्विपमेंट। तो उसके लिए हाल ही में एक नया पीपीई किट विकसित किया है। तो ये आईआईटी दिल्ली है, ब्रीदेबल है, कम वजनी है, रीयूजेबल है, बहुत सारी इसकी सस्ता है, तो बहुत सारी इसकी जो है खूबियाँ हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, खीर भवानी मेला हाल ही में रद्द किया गया है, जो हर वर्ष ज्येष्ठाष्टमी को मनाया जाता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कश्मीरी पंडितों की जो कुल देवी है रगनिया देवी, वहाँ पर ये मेला लगता है। किस राज्य में हाल ही में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन माना पालना मी सूचना ये आंध्रा में मनाया गया है मतलब सेशन है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। यानी कि इन्होंने बोला है कि आर रूल योर सजेशन, यानी रूल हमारा है, सजेशन आपके हैं। तो ये जो वहाँ के इनोवेटिव यंग चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ये जो है जगन मोहन रेड्डी के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। 5-7 दिन का सेशन चलेगा, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव जो आएंगे वो उसके थ्रू ये सजेशंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ये आपको पता ही है, राम जी का घोड़ा इसको बोलते हैं, ग्रासहोपर बोलते हैं, हम टिड्डी भी बोलते हैं। अभी मीम भी इस पर बहुत चल रहा है। चाइना वाले बोल रहे हैं कि क्या अगर हम सारी टिड्डियों को खा जाएं तो हमें कोरोना से राहत मिलेगी क्या, कोरोना का इल्ज़ाम से। तो अभी देखिए खबर क्या है, मैं ये बता देता हूँ। किस देश को टिड्डी नियंत्रण के लिए 25 टन की कीटनाशक सामग्री हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं? ईरान को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। क्यों प्रोवाइड करने जा रहे हैं? क्योंकि ईरान और पाकिस्तान की तरफ से आती है, वहाँ पर ब्रीडिंग, ये देखिए आप मैप में, ये आपका यहाँ इथोपिया, ये भी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर वो जो डैम बताया था मैंने, रेनेसा डैम बन रहा है, ये इजिप्ट है आपका, ये सूडान है। फिर यहाँ से टिड्डी सीधा आती है, लेकिन ये सीधा आना वैसे कम ही होता है, क्योंकि टिड्डी एक दिन में 150 किलोमीटर चलती है और ये दूरी ज़्यादा है, तो बीच में रुकेगी कहाँ। तो ये क्या करती है, ये आप यमन देख लीजिए, यमन के थ्रू, फिर यहाँ पर ये ईरान है, फिर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये ब्रीडिंग करती है। तो इंडिया क्या करेगा, यहीं पर पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कर देगा, तो वो ब्रीडिंग खत्म हो जाएगी वहाँ पर, तो भारत में नहीं आएगी। और ये आप पढ़ ही लीजिएगा, मैं व्हाट्सअप आपको जो PDF देता हूँ उसमें ये टिड्डियों की खूबियाँ दी गई है। और यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये लिखा गया है कि चाव से खाई जाती है, इसलिए मैं चाइना का जिक्र कर रहा था। हृदय रोगियों के लिए कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो सकती है इनसे। हालांकि हम भारतीय वेजिटेरियन ऐसा कर नहीं सकते, कोई इंटरेस्टेड है तो आप देखिएगा। अभी हाल ही में किस स्थान को विश्व की सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है? तो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक दिन में भारत का जो स्थान है चुरू, ये वर्ल्ड में सबसे गर्म था उसी दिन। बाकी तो अलजीजिया है पूरे साल भर की अगर बात करें तो, जैकोबाबाद भी है पाकिस्तान में, तो ये चुरू और जैकोबाबाद का दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री उस दिन घोषित किया गया था। नेक्स्ट की अगर बात करें, चुरू दुनिया का सबसे गर्म, ये देखिए आप लिखा हुआ है सारा यहाँ पर। नेक्स्ट है पेगोंग लेक भारत में किस जगह स्थित है? तो बिल्कुल लद्दाख में स्थित है। चाइना और भारत के बीच में जितना भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, आर्मी डिप्लॉय हो रही है, जितने भी अभी डिप्लोमेट्स बात कर रहे हैं वो यहीं पर बात कर रहे हैं, अभी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो ये मैप है, मैप में आपको ये LOC दिख रहा होगा, ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है POK, ये हिस्सा है चाइना ने कब्जा कर लिया है LAC, और यहाँ पर ये लेक है, बड़े नक्शे में दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये जो है देखिए आपका, ये भारत का जम्मू एंड कश्मीर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन में खींच रहा हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला हिस्सा हालांकि पाकिस्तान के पास है, तो ये आपको दिख रहा होगा। और हम इसको सीमा रेखा मानते हैं, लेकिन चाइना इसको सीमा रेखा मानता है, जो ये डॉटेड है, दौलत बेग ओल्डी और ये सब। तो यहाँ पे ये पेगोंग लेक है, ये लद्दाख रीजन में, ठीक है। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया भी था पहले। किस राज्य में हाल ही में एक खेल को एक उद्योग का दर्जा दिया, तो स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, वो मिजोरम है। जोरामथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। किस संस्था के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त पहचान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये DRDO है। इस एप्लीकेशन का नाम है AINA, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अटेंडेंस एप्लीकेशन। यानी आपको थंब इंप्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा, कोरोना फैलने का, संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सकता है। आपका फेस रिकॉग्निशन से ही सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। बॉर्डर रोड संगठन ने 440 मीटर लंबी सुरंग का कार्य पूरा किया है। 4 धाम योजना के तहत ये बनाई जा रही है। सुरंग किस राज्य मार्ग पर स्थित है? 94 नंबर नेशनल हाईवे पर स्थित है। और 4 धाम जो भारतीयों में बहुत ही पवित्र हैं, ये देखिए मैप में, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो है आपको पता होगा 2013 में यहाँ पर बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। तो ये जो है आपको दिख रहा है, सारी सड़कों की मैंने साइज़ ही लिखी है, और ये सड़कें 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 76 किलोमीटर, करीब 800 किलोमीटर ये सड़कें बढ़ाई जाएगी। और ये जो ऋषिकेश है, ये मेन स्टेशन है, इसको जोड़ा जा रहा है। तो ये धारासू और ऋषिकेश के बीच में यहाँ चंबा रीजन है, यहाँ पर ये टनल बनाई गई है। तो ये 440 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, और ये टनल है। ये देखिए आप, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, और ये जो है ये पवित्र
धाम है भारतीयों में, 4 धाम इनको हम बोलते हैं। और यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है तो ध्यान रखिएगा, ये नदियों का संगम मैंने बताया, यहाँ पर ये राउंड है, इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, प्रयाग का मतलब संगम। ये है नंदाकिनी का संगम, इसको नंद प्रयाग बोलते हैं, इसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, इसको रुद्र प्रयाग बोलते हैं, इसको देव प्रयाग बोलते हैं। और यहाँ के बाद में जब भागीरथी और ये अलकनंदा का संगम होता है देव प्रयाग से, तो यहाँ से ये निकल रही है नदी गंगा कहलाती है। और फिर गंगा और यमुना आगे जाकर जब मिलती हैं तो वो कहलाता है इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। तो आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे बोलते हैं प्रयाग में 3 नदियों की त्रिवेणी है, सरस्वती नदी अदृश्य नदी है, इसीलिए कुंभ भरता है यहाँ पर, और यहाँ पवित्र है, कुंभ का महत्व भी बहुत है। नेक्स्ट की हम बात करें, रणवीर नहर जिसकी सफाई हाल ही में बीएसएफ के द्वारा की जा रही है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है जम्मू में है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू अलग हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो जम्मू में है, बॉर्डर के पास में है। डिसिल्टिंग का काम बीएसएफ के द्वारा किया जा रहा है, गाद निकालने का काम किया जा रहा है, सफाई का काम किया जा रहा है, ताकि पीने का पानी और कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो पाए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें लाखों की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने की अनुशंसा थी? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ है, लाखों की नहीं है, सॉरी, लाख की खेती है। लाख एक कीड़े के द्वारा मिलता है, पेड़ों की डालियों पे उसको करके खेती भी की जाती है इसको खेती घोषित करने से क्या होगा कि किसानों को स्पेसिफिकली केसीसी वगैरह मिल पाएगा, लोन मिल पाएगा, उनको बैंक से कर्ज मिल पाएगा और खेती अच्छे से कर पाएंगे। लाख का उपयोग करीब 40 जगह होता है, चूड़ियाँ बनाने में, सील। आपको पता होगा कि आपने मूवी देखी है रेड मूवी, अगर आपने देखी होगी, तो इनकम टैक्स वाले किसी का घर सील करते हैं, तो जैसे ये ताला है, ये ताला लटका हुआ है और इस ताले पे वो जो है पूरा लाख लगा के, कपड़ा लगा के सील लगाते हैं, तो वो लाख पे ही लगाते हैं। वो नेल पेंट में काम आता है, पटाखों के कलर में काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है ये लाख, तो नेचुरल प्रोडक्ट है वो। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति को हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन और सहप्रबंधक बनाए गए? एस.एन. राजेश्वरी हैं। अभी आपको पता होगा कि जो ये कंपनीज हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में एक तो एलआईसी है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और 4 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो गाड़ियों का बीमा करती है। OICL, UIICL, NICL, NIACL, ये सारी कंपनियां, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड ऑयल, ये आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो ये सारी कंपनियां हैं। इनमें से एक का बनाया अभी हाल ही में, इनमें से 3 कंपनियों का मर्जर की बात की जा रही थी। किस एप्लीकेशन को हाल में सरकार के द्वारा ओपन सोर्स एप्लीकेशन घोषित कर दिया है? तो आरोग्य सेतु ऐप है, आपको पता होगा, आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको ओपन सोर्स कर दिया, आप कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है, उसका सोर्स कोड जो है इन्होंने पब्लिक कर दिया है। ये कोविड-19 से लड़ने के लिए ऐप बनाई गई थी जो सर्विलांस करती है कि कोई पॉजिटिव है तो आपको अलर्ट दे दिया जाए। फैमिली सेफ्टी ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी ये, और उमंग ऐप भारत सरकार की पहले ही ऐप है जिस ऐप से जाकर आप बहुत सारे डिपार्टमेंट से के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। हाल ही में उसमें मौसम विभाग की सर्विस भी जोड़ी गई थी। कि कॉलिंग ऐप जो है किसने बनाया है अभी? ये कैचअप। तो कॉलिंग ऐप जूम के जैसा तो नहीं कहेंगे, ये ऑडियो कॉलिंग ऐप है, तो ये ऑडियो कॉलिंग ऐप फेसबुक ने बनाया है। जूम के जैसा एक ऐप और वो फेसबुक ने बनाया था, तो उसका नाम था रूम्स। उसमें भी 50 लोग कम से कम कर सकते थे एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो ऐप है इसमें 8 लोग चल सकते हैं। अभी व्हाट्सएप पे जैसे आप 4 लोग चलते हैं तो इसमें 8 चल सकते हैं। इकाबॉग जो है एक नई बुक है, अभी हाल ही में जारी करने की घोषणा की गई है। इज़ अ न्यू बुक, ये हिंदी में मैंने लिखा नहीं न्यू बुक। तो जेके राउलिंग की हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका है, यूके से संबंधित है ये लेखिका। किस संगठन ने वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया है? एनपीसीआई। चैटबॉट का मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए होता है। अपने नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के लिए एक राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की घोषणा की, यानी हेल्थ रजिस्टर बनाया जाएगा कर्नाटक। तो उसमें सारे जितने भी 6.5 करोड़ यहाँ पर नागरिक हैं, 6.5 करोड़ नागरिकों का डेटाबेस बनेगा कि किसको कौन सी बीमारी है, किसके लिए क्या क्रिटिकल सिचुएशन है, तो कभी भी कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम में काम आता है। ई पेन की सुविधा किसने लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमन है। आपका अगर आधार कार्ड है और अगर आपका फ़ोन नंबर अकाउंट से लिंक है बैंक अकाउंट से, तो आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंट फ्री आधार कार्ड बनेगा अभी। तो ई आधार कार्ड इन्होंने लॉन्च किया, ई पैन कार्ड इन्होंने लॉन्च किया। पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक एक नंबर होता है ये। और साथ ही साथ इसमें जो आधार कार्ड है, आधार और पैन की जो सीमा थी, आधार और पैन की जो लिंकिंग की सीमा थी, वो भी गवर्नमेंट ने 30 जून तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है और इसमें एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मैक्रोस हैं, इनको बनाया गया है, ब्राज़ील के हैं, पहले भारतीय थे, केवी कामत ये थे।
इसकी स्थापना से ही अब ये बन गए हैं। ब्रिक्स बैंक भी इस एनडीबी को बोला जाता है। ब्रिक्स में 5 कंट्री है, पांचों सहयोग से बनाया गया। 100 बिलियन डॉलर की जो है इसमें कैपिटल लगी हुई है। और ये अनिल किशोरा जो दिख रहे हैं आपको, ये भारतीय हैं और इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है इसका, ठीक है। और ये जिन लुकुन जो नीचे दिख रहे हैं, ये AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, उसके चीफ हैं। और ये जो मैंने बताया एनडीबी या ब्रिक्स बैंक, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, ठीक है दोस्तों। तो ये था अंत इस वीडियो का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप रोज़ वीडियो नहीं देख पाते हैं तो MCQs तो मैं आपके लिए लेकर आ सकता हूं, बट डिटेल सॉल्यूशन इनका आपको डेली में ही देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।